देखो बच्चे, कुछ रिमार्क्स लिखो। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। Every non-empty subset S of non-negative integers contains a least element, must contain a least element, that is, there exists y belonging to S such that y is less than equal to S for all S belonging to S. So we will be using this well ordering principle in the proof of various other things. Archimedean principle. For any two positive integers, A and B, there exists a positive integer n such that n is greater than equal to b. रियल में भी आप पढ़ते हो, रियल में आप कहते हो कि अगर आपके पास कोई भी a और b है such that a is greater than 0, then there exists n belonging to n such that na is greater than b. यहाँ पे हम इसको पॉजिटिव इंटीजर तक सीमित कर रहे हैं, ठीक है। सो फॉर एनी टू, क्योंकि पूरे रियल के लिए ट्रू है तो ये तो पॉजिटिव नंबर है, इसको भी पॉजिटिव इंटीजर तक सीमित कर देता हूँ, और b को मैं फिर से पॉजिटिव इंटीजर तक सीमित कर देता हूँ। तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर n such that na is greater than equal to b, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिदम ये लिख लिया आपने? डन विद दिस? डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है बच्चे? वही जो हम बचपन से डिवीजन करते आए हैं। देखो, जैसे अगर आपके पास 7 है, 7 को आप 3 से डिवाइड करते हो, 3 2 6, 7 में से 6 गया 1, मतलब जो 7 है इसको आप कैसे लिख पाए? 3 इंटू 2 प्लस 1। 7 क्या था आपका? डिविडेंड। ये किसके इक्वल आ गया? डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस 1 क्या है? रिमाइंडर। इसी को डिवीजन एल्गोरिदम कहते हैं। बस यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि जो कोशेंट और रिमाइंडर है ये यूनिक होता है हमेशा। ये क्या होता है? यूनिक होता है। और दूसरा जो आपका डिवाइजर होता है, सॉरी जो आपका रिमाइंडर होता है, इस रिमाइंडर का रिलेशन किसके साथ होता है? डिवाइजर के साथ। तो ये रिमाइंडर जो है आपका क्या हो सकता है? ये रिमाइंडर या तो आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा, या तो क्या हो जाएगा? इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, तो फिर स्ट्रिक्टली लेस देन किससे होना चाहिए? डिवाइजर से। डिवाइजर से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। अदरवाइज बड़ा होगा तो फिर ये रिमाइंडर तो होगा नहीं, फिर हम और आगे करेंगे इसको। तो इसी चीज को हम क्या लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में? लेट a and b be any two positive integers,
एनी टू इंटीजर्स ले लो, पॉजिटिव इंटीजर्स की जगह एनी टू इंटीजर्स। बस एक चीज यहां पे आपने ध्यान रखनी है, सच दैट b इज नॉट इक्वल टू 0। b को क्या लेना है, नॉट इक्वल टू 0। b क्या बेसिकली है, b बनेगा हमारा डिवाइजर, तो डिवाइजर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। सच दैट b इज नॉट इक्वल टू 0, b is not equal to 0, then there exist unique integers q and r। जैसे उस केस में क्या थे, 2 and 1, सच दैट जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड कौन सा होगा, ऑब्वियसली a, डिवाइजर कौन सा होगा, b इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और जो आपका रिमाइंडर है इसके ऊपर क्या कंडीशन है, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट स्ट्रिक्टली लेस देन b, स्ट्रिक्टली लेस देन b। बात समझ आई? इसको मॉड ऑफ b हम लिखेंगे स्ट्रिक्टली, ठीक है, क्योंकि अगर पॉजिटिव इंटीजर होगा तब तो b ही बन जाएगा, अगर नेगेटिव इंटीजर भी होगा तब भी r लेस देन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जैसे अगर -2 है तब r क्या होना चाहिए, लेस देन 2, ठीक है। बात समझ आई? ओके, रिलेटिवली प्राइम और को प्राइम क्या होता है, टू इंटीजर्स a and b are said to be co-prime or relatively prime if GCD of a and b क्या हो जाए, 1। अगर GCD of a और b क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो तब हम कहेंगे a और b क्या है, रिलेटिवली प्राइम। एग्जाम्पल 2 and 7 are relatively prime, क्यों, as GCD of 2 and 7 is equal to 1। 2 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं 1 के अलावा, ठीक है। यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम, यूक्लिड्स फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, इफ P is a prime such that P किसको डिवाइड करती है, A इंटू B को, दिस इंप्लाइज P या तो A को डिवाइड करेगा या B को डिवाइड करेगा। इफ ए प्राइम नंबर डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू इंटीजर्स, then it must divide either one or other integer। तो चलो शुरू करते हैं इसका प्रूफ। गिवन P क्या है, P इज प्राइम एंड, और क्या दिया है, एंड P डिवाइड्स AB, एंड P डिवाइड्स AB। अगर P A को डिवाइड करता है then we have nothing to prove, and we have nothing to prove। सपोज ऐसा नहीं होता, सपोज ऐसा भी तो हो सकता है कि ना डिवाइड करे, तो हमने प्रूव करना है या तो A को डिवाइड करता है या B को। अगर A को डिवाइड करता है देन वी आर डन, अगर A को डिवाइड नहीं करता है तो उस स्थिति में, उस कंडीशन में हमें यह प्रूव करना है कि P किसको डिवाइड करेगा, B को।
एंड वी हैव नथिंग टू प्रूव। सपोज P जो है वो A को डिवाइड नहीं करता है, P डज नॉट डिवाइड्स A, देन व्हाट हैपेंस, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें क्या शो करना है इस केस में, वी शैल शो दैट P डिवाइड्स B। हम क्या शो करेंगे, P किसको डिवाइड करता है, B को। अब जरा गौर से देखना बच्चे, P जो है A को डिवाइड नहीं करता है। अगर P A को डिवाइड नहीं करता है तो एक ही कंडीशन में ऐसा हो सकता है, जब P और A का जीसीडी क्या होगा, 1। अगर P A को डिवाइड करता तो इसका मतलब 1 के अलावा भी कोई कॉमन फैक्टर इनमें होता। P A को डिवाइड नहीं करता है, देखो ना सिंपल सी बात है, जैसे 2 जो है वो 3 को डिवाइड नहीं करता है, तो इसका मतलब 2 और 3 का जीसीडी क्या है, 1। या जैसे 7 जो है वो 33 को डिवाइड नहीं करता है, दैट मींस 7 और 33 का जीसीडी क्या है, 1। वैसे ही P जो है A को डिवाइड नहीं करता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बच्चे P जो है वो A का फैक्टर है ही नहीं। अगर P A का फैक्टर नहीं है, वो इसका डिवाइजर नहीं है, इसका मतलब P और A के बीच में फिर क्या होगा कॉमन, सिर्फ 1। इसका मतलब इसका फैक्टर ही नहीं है, जब फैक्टर ही नहीं है तो इसके और इसके बीच में क्या कॉमन होगा, फिर 1। दैट मींस इसका और इसका जीसीडी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है। अब एक और चीज है जिसे आपको याद रखना है, वी नो दैट if D is GCD of A and B, अगर D क्या हो, GCD of A and B, then there exist शाबाश integers x and y such that D किसके इक्वल होगा, AX plus BY, AX plus BY। ठीक है। बात समझ आई। ये रिजल्ट होता है कि अगर D GCD ऑफ A एंड B है तो हमें इंटीजर्स मिलते हैं x और y, सच दैट D किसके इक्वल हो जाता है, AX प्लस BY। नाउ यहां पे 1 किसका GCD है, A और B का, D की जगह कौन है, 1। देन देयर एग्जिस्ट शाबाश इंटीजर्स x एंड y such that D की जगह क्या लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू AX प्लस BY। बात समझ आई, 1 इज इक्वल टू AX प्लस BY। अब दोनों साइड आप क्या करो बच्चे, B से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। सो व्हाट विल हैपन, सो B किसके इक्वल होगा, अरे मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी, P और A था ना, A और B थोड़ी। नाउ 1 इज इक्वल टू GCD ऑफ P एंड A, तो ये क्या हो जाएगा, PX प्लस AY, PX प्लस AY। A और B की जगह क्या है, P और A। ठीक है, इसका स्टार रख दो नाम, दिस इज फ्रॉम स्टार। अब B से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा, B PX प्लस BAY। अब जरा गौर से देखना बच्चे, नाउ P किसको डिवाइड कर रहा है, हम मान के चल रहे हैं P किसको डिवाइड कर रहा है, A को। अगर P A को डिवाइड कर रहा है तो P इस पूरे को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये A का मल्टीपल है। अगर P A को डिवाइड करता है तो इसका कोई भी मल्टीपल ले लो, उसको भी डिवाइड करेगा। अच्छा, P अपने आप को भी डिवाइड करता है, P को डिवाइड करता है तो P अपने मल्टीपल को भी डिवाइड करेगा, मतलब इस पूरे को भी डिवाइड करेगा, किसको, BPX। अब P इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इनके सम को भी डिवाइड करेगा, इसका मतलब P किसको डिवाइड करेगा, BPX प्लस BAY। बट BPX प्लस BAY किसके इक्वल है, इसका मतलब P किसको डिवाइड कर रहा है, B को। P किसको डिवाइड कर रहा है, B को। क्लियर है, तो कर दिया ना प्रूव हमने, यही प्रूव करना था कि अगर P A को डिवाइड नहीं करता है तो P किसको डिवाइड करेगा, B को। Hence proved, that is
इफ P डिवाइड्स ए बी, दिस इंप्लाइज या तो P A को डिवाइड करेगा, अगर A को डिवाइड नहीं करेगा तब किसको करेगा, किसी एक को तो पक्का करेगा, A को करेगा, वी आर डन। अगर A को नहीं करता है तो हमने प्रूव किया कि फिर किसको डिवाइड करेगा, B को। लिख लो इसको, गेट इट डन फास्ट। इंडक्शन से प्रूव करेंगे। जब भी हम जनरल में कोई भी चीज प्रूव करते हैं n के लिए तो कौन सा मेथड लगाते हैं, इंडक्शन। इंडक्शन में हम क्या करते हैं, 1 के लिए प्रूव करते हैं, 2 के लिए प्रूव करते हैं, फिर मान के चलते हैं कि k के लिए ये ट्रू है और प्रूव करते हैं कि वो k+1 के लिए भी ट्रू है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये इंडक्शन मेथड ऐसे क्यों होता है? सिंपल सा है बच्चों, देखो हम ये प्रूव करते हैं ना कि अगर कोई चीज, पहले हम प्रूव करते हैं कि 1 के लिए ट्रू है, फिर हम कहते हैं अगर कोई चीज k के लिए ट्रू है तो वो इंप्लाई करता है वो किसके लिए ट्रू है, k+1 के लिए। तो ये तो ट्रू है ना, k = 1 इज ट्रू। अब k को 1 ले लो, हमने क्या कहा है, जब k के लिए कोई चीज ट्रू होती है तो वो k+1 के लिए भी, ये हम प्रूव करते हैं। तो 1 के लिए ट्रू है, इंप्लाई करेगा किसके लिए ट्रू है, 1+1 के लिए। किसके लिए ट्रू हो गया, 2 के लिए। तो 2 के लिए ट्रू है तो इंप्लाई करेगा किसके लिए ट्रू है, 2+1 के लिए। अब 3 के लिए ट्रू है, इंप्लाई करेगा किसके लिए ट्रू है, 3+1 के लिए। तो पूरी चेन चलेगी ना, 1 से ट्रू है इंप्लाई करेगा 2 के लिए ट्रू है, 2 के लिए ट्रू है इंप्लाई करेगा 3 के लिए ट्रू है, 3 के लिए ट्रू है इंप्लाई करेगा 3+1 4 के लिए ट्रू है। ऐसे ही चलते चलते ये पूरे नेचुरल नंबर्स को क्या लेगा, इट विल टेक केयर ऑफ ऑल n, जितने भी n आपको लेने होंगे उन सब के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू। सो दिस इज द रीजन बिहाइंड यूजिंग दिस ड्रामेटिक डेफिनेशन ऑफ इंडक्शन। लिखो, इसी की कॉरलरी है if P is a prime sorry and P divides A1 into A2 into and so on up to AN, then P divides AI for some I is equal to 1 to n, that is इसका मतलब क्या है, P divides A1 R, P divides A2 R, P divides A3 R and so on, P divides, ठीक है। The proof is very simple. Say if n is equal to 1, we shall prove this by the method of induction. If n is equal to 1, इसका मतलब क्या होगा, P किसको डिवाइड करता है, A1 को। ऑब्वियसली इसमें क्या प्रूव करना है, दिस इज ऑब्वियस। अगर n 1 होगा इसका मतलब P किसको डिवाइड करता है, A1 को। देयर इज नथिंग टू प्रूव इन दिस। अगर n क्या होगा, 2 होगा, इसका मतलब P डिवाइड्स A1 A2। और अभी हमने प्रूव किया कि अगर P 2 को डिवाइड करता है, दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स A1 और P डिवाइड्स A2। व्हाई, बिकॉज अभी हमने प्रूव किया है कि अगर P किसको डिवाइड करता है, AB को, दिस इंप्लाइज P डिवाइड्स A और P डिवाइड्स B। अब हम मान के चलेंगे